हेलो, वेलकम टू अनअकैडमी। स्टूडेंट्स, आज अनअकैडमी इंडिया में यूपीएससी सीएससी की तैयारी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। डेली लाइव क्लासेस होगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस का जैसा सिलेबस है, जैसा पैटर्न है, उसी हिसाब से सारे कोर्स स्ट्रक्चर किए गए ताकि आप बेस्ट तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सके। लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस की फैसिलिटी है ताकि समय समय पे आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सके। उसके साथ आप जानते हैं हर दूसरे संडे अनअकैडमी कॉम्बैट का आयोजन होता है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस है। एक बार अनअकैडमी को सब्सक्राइब किया तो मेरे साथ साथ यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराने वाले जितने भी एडुकेटर हैं, सबके कोर्स तक आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस होगी। मतलब एक बार ही पैसा देना है, तो उसके बाद आप चाहे मुझे पढ़ो या किसी भी एडुकेटर को पढ़ो, कोई आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने। लाइव देखो, रिकॉर्ड देखो, सारी फैसिलिटी है। मेरा नाम नवीन तंवर है। यूपीएससी के फील्ड में 6 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है, 6 टाइम मेंस और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है। मंथली करंट अफेयर मैगजीन का एडिटर हूँ। ज्योग्राफी से मैंने मास्टर्स किया है और ज्योग्राफी से ही यूजीसी नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ। मेरे साथ साथ अनअकैडमी पर आपको इंडिया के 100 प्लस टॉप एडुकेटर्स से पढ़ने का मौका मिलेगा। कॉम्प्रिहेंसिवली सारे सिलेबस को कवर किया गया है। प्लस और आइकॉनिक आपके पास दो विकल्प है अनअकैडमी को सब्सक्राइब करने के लिए। प्लस 1 महीने से लेकर 3 साल तक का है, लेकिन जब भी लेना है मिनिमम 1 ईयर का लेना है। 49,500 है। 10% का डिस्काउंट होके ये 44,550 का पड़ेगा, लेकिन उस डिस्काउंट के लिए आपको रेफरल कोड नवीन 1 को अप्लाई करना होगा। सेकंड ऑप्शन आपके पास आइकॉनिक है। आइकॉनिक में आपको क्या बेनिफिट है? पर्सनल कोच है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, स्टडी प्लान है, पर्सनल फीडबैक मिलेगा। ये 1 साल, 2 साल, 3 साल का है। यहाँ भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है अगर रेफरल कोड नवीन 1 को यूज करते हैं। फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आप अपना अनअकैडमी से तैयार कर सकते हैं। 1 महीने से लेकर 3 साल तक का है। जब भी लेना है ये भी मिनिमम 1 ईयर का लेना है। 10% का डिस्काउंट होगा अगर रेफरल कोड नवीन 1 यूज करते हैं। 30 और 31 जनवरी स्टूडेंट वो ऐसे दो दिन हैं जब अनअकैडमी समिट 2.0 का आयोजन होगा। इसमें क्या होगा, आप अपने सीएससी प्रिपरेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एक ऐसा समिट है क्योंकि इसमें इंडिया के एमिनेंट स्पीकर्स आ रहे हैं। देख सकते हैं आप, पी चिदम्बरम जी, कपिल सिब्बल जी, कैलाश सत्यार्थी, दुर्गा शक्ति नागपाल, कितने बड़े बड़े एमिनेंट्स हैं इस फील्ड के। बाकी सारे नाम भी काफी फेमस है इंडिया में। ये 2 दिन का एक सेशन होगा। 70 स्पीकर आएंगे इसमें, 20 टॉक एंड डिस्कशंस होंगे और 32 हैंड्स ऑन वर्कशॉप भी होगी, ताकि आप अपने आप को पूरी जर्नी के दौरान यूपीएससी की तैयारी के साथ अपने आप को स्ट्रेंथन फील करें, अपने आप को मोटिवेटेड फील करें। इन लोगों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। 31 जनवरी के दिन, परसों यानी कि संडे के दिन सुबह 11 बजे अनअकैडमी कॉम्बैट का आयोजन होगा। आप सभी इसमें अपने आप को एनरोल कराइए। रेफरल कोड नवीन 1 को यूज करके फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ये। दूसरा, उसके बाद जो कॉम्बैट होगा वो 7 फरवरी को होगा 11 बजे सुबह। उसके लिए भी अपने आप को एनरोल कराने के लिए रेफरल कोड नवीन 1 यूज कीजिए। ये इसका फॉर्मेट रहेगा स्टूडेंट। जो टॉप 3 रैंकर होंगे उनको 3 महीने का यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। 4 से जिनकी 150 रैंक होगी उनको 1000 रुपए का, हर एक बच्चे को 1000 रुपए के अमेजोन गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे। उसके साथ ही बहुत सारे बैचेस लॉन्च होने वाले हैं। 1 फरवरी से 1 ईयर वाले बैच है, 2 ईयर वाले बैच है, एक्सपर्ट बैचेस है, एनसीईआरटी बैचेस है। ये सब 1 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। और जो 6 फरवरी से वीकेंड बैचेस शुरू हो रहे हैं यूपीएससी सीएससी 2021 के लिए। ये एक्सपर्ट बैच 2000 ये भी 21 के लिए है। उसके साथ ही 31 जनवरी के दिन आइकॉनिक के प्राइस हाइक हो जाएंगे। स्टूडेंट, आपको पता है आइकॉनिक कितना जरूरी है। मैं हमेशा ही बोलता हूं, जब तक आपकी मेंस की आंसर राइटिंग नहीं हुई, जब तक आपके पास एक पर्सनल मेंटर नहीं है, ये जर्नी बहुत टफ हो जाने वाली है। इसीलिए आपको आइकॉनिक को ही सब्सक्राइब करना चाहिए। तो जल्द से जल्द कीजिए। 31 जनवरी लास्ट डेट है। उसके साथ ही अनअकैडमी आपके सामने अपने ऑप्शनल को आप जीएस आइकॉनिक के साथ, ऑप्शनल को जीएस प्लस के साथ तैयार कर सकते हैं। 1 साल से लेकर 3 साल का ऑप्शन है दोनों में। यहाँ में भी ऑलरेडी काफी डिस्काउंटेड प्राइस है। नवीन 1 रेफरल कोड को यूज करेंगे तो इसमें एक्स्ट्रा आपको 10% डिस्काउंट और मिलने वाला है। तो कुल मिला के बात ये हुई, अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए और मेरी मेंटरशिप चाहिए तो रेफरल कोड नवीन 1 आपको यूज करना होगा। आज का जो हमारा एक स्पेशल टॉपिक है स्टूडेंट है, ये है वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स। इस टॉपिक की मैं खास खूबी बता देता हूं। आप यूपीएससी 2011 से लेके 2020 तक के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, ये कहां कहां हेल्प करेगा ये वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजंस। देखो, ये ज्योग्राफी का बेसिकली एक टॉपिक है। ओके,
लेकिन जो आपकी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ते हो आप, वहां पे आपको इससे डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। और हर साल मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन हर साल यहाँ से रहता ही है कि कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस की क्या खास खूबी है, कौन सी वनस्पति मिलती है, किस प्रकार की वहां की जलवायु है, कैसे वहां पे जीव जंतु मिलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी ने इन दिनों पूछना शुरू कर दिया, पिछले 8-10 सालों से रेगुलर पूछ रहा है। तो एक सेशन रहेगा हमारा 1.5 घंटे का, 1.5-2 घंटे का, इसमें दुनिया के सारे क्लाइमेटिक रीजन, उनकी क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस है, किस तरह की वनस्पति मिलती है, कहाँ पे मिलते हैं, कैसे जीव जंतु मिलते हैं, सब देखने वाले हैं आज के सेशन में। चलो शुरू करते हैं। तो वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स जानते हैं पहले। तो विश्व जलवायु प्रदेश को जानने से पहले हम जानेंगे जलवायु क्या है। ओके, तो जलवायु से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष की दीर्घकालिक मौसमी दशाओं के औसत अध्ययन से है। मतलब दीर्घ काल की बात हो रही है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि साल 6 महीने की बात है। दीर्घ काल तक एवरेज लिया जाता है 35 ईयर के अराउंड। वहां की इन 35 ईयर्स में कैसी आपकी वेदर कंडीशंस है, उनका एक एवरेज स्टडी है ये। तो विश्व जलवायु की बेहतर और व्यापक समझ अगर हमें करनी है, तो हमें क्या करना होगा, विश्व के विभिन्न विभिन्न प्रदेशों की जलवायु, उसके कंपोनेंट क्या है, उसको स्टडी करना होगा। तो जानते हैं वो दुनिया के प्रमुख जलवायु प्रदेश कौन से हैं। ये देख सकते हैं, जैसे आप इस मैप में देख सकते हैं दुनिया के अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स है। सबसे ऊपर ये, जो सबसे ऊपर ये लाइट ब्लू कलर में है, ये पोलर जोन्स है। ओके, फिर उसके बाद देख सकते हैं नीचे ये सब पोलर है, उसके नीचे टेम्परेट है, टेम्परेट के नीचे सब ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल के नीचे ट्रॉपिकल है, और उसके बाद इक्वेटोरियल है। तो मेजर इस तरह से पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूशन है। सबकी क्या क्या विशेषताएं एक एक करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल से मतलब क्या है, इस आप इमेज को देख सकते हैं, वापस से दिखाऊंगा मैं। ये सब देखो, ये यहाँ पे दक्षिण अमेरिका मैंने सर्कल किया, ये मैंने अफ्रीका सर्कल किया, और ये मैंने इधर एशिया में सर्कल किया। ये सब इक्वेटोरियल है, ये सब इक्वेटोरियल है, इक्वेटर के आसपास है, इसलिए इनको इक्वेटोरियल बोला गया। तो देखते हैं विषुवत रेखीय जलवायु इक्वेटोरियल क्लाइमेट है क्या। स्थिति देखते हैं कहाँ पे ये लोकेटेड है। तो विषुवत रेखा के उत्तर में 5 से 15 डिग्री अक्षांश हो, मतलब ये मान के चलो अगर ये है, ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री, तो ये कह रहा है इस विषुवत रेखा से उत्तर में 5 से लेके 15 डिग्री अक्षांशों तक ये यहाँ पे मिलने वाला क्षेत्र है। ये 5 से लेके 15 डिग्री तक हो सकता है नॉर्थ में, और कहीं कहीं पे तो ये 25 डिग्री अक्षांशों तक भी चला जाता है, चलो मान लिया। दक्षिण अमेरिका का अमेजोन बेसिन, अफ्रीका का कांगो बेसिन, गिनी तट, और पूर्वी द्वीप समूह, और फिलीपाइंस। तो ये उत्तर ही दिखाया हुआ है, साथ के साथ ये दक्षिण में भी। तो विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में ये पूरा क्षेत्र है स्टूडेंट। इस पूरे क्षेत्र को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल क्लाइमेट है यहाँ पे। अब यहाँ के विशेषता क्या है, तापमान को देखते हैं पहले। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में सीधा आपको मिनिमम 1-2 जो क्वेश्चंस की यहाँ से हेल्प मिलने वाली है। तो विषुवत रेखा पे वर्ष भर सूर्य लंबवत चमकता है। यहाँ पे दिन और रात इक्वल होते हैं, क्योंकि लंबवत चमकता है 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। एवरेज जो एनुअल टेम्परेचर है 26 से 27 डिग्री रहता है, और दैनिक तापांतर वार्षिक तापांतर से अधिक है। ओके, चलो अब यहाँ पे वायुदाब कैसी है और पवनें कैसी चलती है। तो वायुदाब देखो, जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है, एक साधारण सी बात याद रखना, अगर टेम्परेचर तापमान ज्यादा है तो क्या होगा, जो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो देखो, वर्ष भर उच्च तापमान के कारण ये प्रदेश निम्न वायुदाब पेटी के अंतर्गत रहते हैं। वायुदाब पेटी हमें पहले वाले सेशन में बता चुका हूं। इन प्रदेशों में डोल्ड्रम, यानी कि इनको शांत पवन पेटी विस्तृत है। डोल्ड्रम क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि किसी भी तरह का टर्बुलेंस यहाँ पे नहीं है। उष्ण कटिबंधीय व्यापारिक पवनें यहाँ प्रवेश करती है,
चक्रवातीय दशाओं के कारण तड़ित झंझा और थंडर स्टॉर्म भी कई बार यहाँ पे बन जाते हैं। ये यहाँ की वायुदाब और विशेषता है। वर्षा देखते हैं यहाँ पे कैसी होती है। तो कन्वेंशनल यहाँ पे रेनफॉल होता है और इन प्रदेशों की मुख्य विशेषता यही है। कन्वेंशनल रेनफॉल का मतलब स्टूडेंट क्या हुआ, हवाएं गर्म हुई, गर्म होके ठंड ऊपर की ओर उठना शुरू हुई, आर्द्रता युक्त हवाएं है ये ऊपर उठी, ऊपर उठती हुई यहाँ पे ये बादलों का निर्माण होगा और यहीं पे ये बरसात हो जाएगी। तो यहाँ कन्वेंशनल रेनफॉल होता है। वर्षा प्रतिदिन होती है और दोपहर के बाद होती है और वर्ष भर वर्षा होती रहती है। तो आप ये देखना, ये जो सारे तीनों स्टेटमेंट है वर्षा को लेके, साल 2015 का यूपीएससी प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन देखना, वहां पे सेम यही स्टेटमेंट यूज किए गए, बस एक कहानी बना के कि रोजाना दोपहर प्रति प्रतिदिन दोपहर के बाद बादलों से घनघोर बादल बन जाते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं, वर्षा होती है, कुछ घंटे के लिए वर्षा होती है, मौसम फिर साफ हो जाता है। तो ये विशेषता विश्व के किस जलवायु प्रदेश की है, सीधा क्वेश्चन है। तो ये याद रखना, ये सारी कंडीशंस आपको याद रखनी है। फिर वेजिटेशन यहाँ पे कैसी, वनस्पति, तो उच्च वार्षिक तापमान है यहाँ पे और अत्यधिक आर्द्रता, यहाँ सघन वनस्पति मिलती है। मैंने हमेशा ही बोला है, जहाँ टेम्परेचर प्लस अच्छा रेनफॉल है तो वहां पे वेजिटेशन काफी डेंस होगी, डेंस वेजिटेशन मिलेगी, वहां पे बहुत ज्यादा आपको डाइवर्सिटी भी मिलेगी। ये देखो, तो उष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती के सदाबहार वन मिलते हैं, रबड़, अबोनी, ताड़, महोगनी, बांस, बैत, चंदन, सिनकोना, ये यहाँ के मेजर वृक्ष है। इन सघन वृक्षों के ऊपर लताएं लिपटी रहती है, याद रखना, बहुत सारे यहाँ पे लताएं मिलेगी वृक्षों के ऊपर लिपटी हुई। इनका क्षेत्र देख सकते हो आप, इक्वेटोरियल जो रेन फॉरेस्ट है या सेल्वास है, इनको कहते हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं देख सकते हैं, मलेशिया में मिल रहा है, बोर्नियो है, न्यू गिनी है, अमेजोन बेसिन है ये देखो, और जायरे बेसिन है, यहाँ पे मिलती है विषुवत रेखीय जलवायु की बात कर रहे हैं हम, याद रखना है स्टूडेंट। ये देख सकते हैं आप, एक और इमेज लगाइए आपके लिए, सेंट्रल अमेरिका रेन फॉरेस्ट है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट है यहाँ पे, साउथ एशियन रेन फॉरेस्ट है, मेडागास्कर हो गया, ये पापुआ न्यू गिनी हो गया, बोर्नियो, इंडोनेशिया, ये सब यहीं पे, फिलीपींस, सब जगह मिलेंगे आपको। सेकंड आपकी क्लाइमेट है सवाना तुल्य क्लाइमेट, सवाना टाइप क्लाइमेट स्थिति कहाँ है ये प्रदेश विषुवत रेखीय प्रदेशों से जुड़े हुए हैं, इनका विस्तार 5 से 10 डिग्री से 15 डिग्री तक या 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य, यानी कि जस्ट जो हमारे इक्वेटोरियल जोन थे उनसे जुड़े हुए हैं ये। इनके अंतर्गत दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला, कोलंबिया, गुयाना, दक्षिणी मध्य ब्राजील, पराग्वे, अफ्रीका में सूडान और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित है। आगे देखते हैं, तापमान यहाँ पे कैसे मिलता है, यहाँ भी विषुवत रेखीय प्रदेशों की भांति वर्ष भर उच्च तापमान रहता है। 3 तरह की ऋतु आती है यहाँ पे, ड्राई यहाँ पे विंटर होता है, ड्राई यहाँ पे समर होती है, और फिर समर का ऐसा भी टाइम होता है जब आर्द्र ग्रीष्म काल होता है। वर्षा देखते हैं यहाँ पे, औसत वार्षिक वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर के मध्य है यहाँ पे, किंतु विषुवत रेखीय और शुष्क जलवायु के मध्य संक्रमण पेटी में स्थित होने के कारण इन प्रदेशों में वर्षा की अत्यधिक विषमता मिलती जाती है। मतलब काफी ट्रांजिशनल है, विषमता है, जरूरी नहीं एक जैसी ही मिलेगी हर जगह पे। आर्द्र प्रदेशों की सीमा पर तड़ित झंझा भी उत्पन्न होते हैं तथा वर्षा काल सीमित होता है। अक्टूबर नवंबर से शुष्कता शुरू हो जाती है, ड्राइनेस शुरू हो जाती है अक्टूबर नवंबर के। वर्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि वो अनिश्चित है और इसका जो रिप्रेजेंटेटिव सिटी है वो अमेरिका का क्या है, सवाना है। ओके, उसी के नाम पे इसको हमने रखा सवाना क्लाइमेट रीजन। वनस्पति देखो यहाँ पे कैसी मिलेगी, विषुवतीय आर्द्र मरुस्थलीय शुष्क प्रदेशों के मध्य संक्रमण स्थिति के कारण जलवायु की विशेषताएं वनस्पति, भाई जैसा यहाँ पे क्लाइमेटिक रीजन्स है उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे कैसी है, वेजिटेशन भी है। तो विषुवत रेखीय सीमा में सघन वृक्ष मिलते हैं, मतलब जो सवाना का हिस्सा विषुवत रेखा से लगता है वहां पे तो डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं।
जो मरुस्थलीय सीमा की ओर है वहां पे कटीली झाड़ियां देखने को मिलती है। अब देखते हैं वायुदाब और पवनें कैसी है यहाँ पे। ये देखिए, मार्च से सितंबर तक सूर्य उत्तरायण होने पर ये डोल्ड्रम पेटी के अंतर्गत आते हैं। तब यहाँ पे कम वायुदाब रहता है, चक्रवातीय दशाएं उत्पन्न हो जाती है और सूर्य के दक्षिणायन होने पर यह प्रदेश उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब के अंतर्गत आ जाता है। भाई जैसे सूरज उत्तरायण और दक्षिणायन हो गया, प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होती है, मैंने आपको बताया था। तब यहाँ प्रति चक्रवातीय दशाएं उत्पन्न होती है। तटीय भागों में जलीय समीर का प्रभाव रहता है। पश्चिमी जो द्वीप समूह है उनमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैसे हरिकेन हुआ, पश्चिमी अफ्रीका तट पर टॉर्नेडो हुआ, यहाँ पे सक्रिय देखने को मिलते हैं आपको। ये देख सकते हैं, ये सवाना आपको नजर आ रही है यहाँ पे, ये सवाना क्षेत्र है, ये वाला हो गया, ये वाला हुआ, ये सब ये सवाना क्षेत्र है। आप देख रहे होंगे ये जो आपके हमारे इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक जोन थे उससे जस्ट सटे हुए हैं। देखो यहाँ इक्वेटोरियल है, यहाँ इक्वेटोरियल है, यहाँ इक्वेटोरियल है, इन सबसे सटे हुए क्षेत्र है ये अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में भी है, अफ्रीका में भी है, कुछ कुछ यहाँ पे एशिया में भी है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, लगभग हर कॉन्टिनेंट पे आपका क्या है, सवाना है। सिर्फ यूरोप में सवाना आपको देखने को नहीं मिल रहा, यूरोप में सवाना नहीं है, और इधर अंटार्कटिका में तो आप जानते हैं वेजिटेशन नहीं है। फिर नेक्स्ट आई हमारी मॉनसून क्लाइमेट। मॉनसून हमने कल बहुत अच्छे से पढ़ा कि मॉनसून कैसा होता है, मॉनसून के बारे में हमने जाना। अब इसकी स्थिति देखो, यह मॉनसून जलवायु विशेषता विषुवत रेखा के दोनों ओर 50 से 30 से 50 डिग्री के मध्य व्यापारिक पवनों के मध्य मिलते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, दक्षिण पूर्वी एशिया जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा की जगह हम इसको करेंगे म्यांमार, इंडो चाइना आदि, दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भागों में मानसूनी ही जलवायु मिलती है। तापमान देखते हैं अब यहाँ क्या है। ऊंचा तापमान मिलता है तटीय भागों में, महासागरीय प्रभाव रहता है। तो महासागरीय प्रभाव रहेगा क्योंकि जो कोस्टल एरिया पे जो क्षेत्र रहेगी वहां पे तो क्या है, समुद्र से सी ब्रीज चलती रहेगी, तो तापमान कम रहता है। उत्तरी भारत में ग्रीष्म काल में आप जानते हो यहाँ पे लू चलती है, ये देख सकते हैं आप। ट्रॉपिकल जो आपका मॉनसूनी क्षेत्र है ये पूरा इंडिया हो गया, अफ्रीका का ईस्टर्न कोस्ट, मेडागास्कर, यहाँ हमने उत्तरी ऑस्ट्रेलिया देख लिया, ये दक्षिणी अमेरिका भी देख लिया, सेंट्रल अमेरिका देख लिया। ये दुनिया की वो क्षेत्र है जहां पे मॉनसूनी जलवायु मिलती है। ये इमेजेस याद रखनी है आपको। वायुदाब और पवने देखो यहाँ पे कैसी पवने और वायुदाब होते हैं। ग्रीष्म और शीत ऋतु में स्थल पर क्रमशः निम्न और उच्च दाब, निम्न दाब उच्च दाब। ग्रीष्म ऋतु होगा तो लो प्रेशर, शीत ऋतु होगा स्थल पे तो हाई प्रेशर। जलीय भागों में इसकी विपरीत स्थिति पाई जाती है। फलतः ग्रीष्म काल में समुद्र की ओर से दक्षिण पश्चिमी मानसून और शीत ऋतु में स्थल की ओर से उत्तर पूर्वी मानसून। मैंने आपको बताया भी था कि भाई अगर ये इंडिया का मैप है, कल ही तो हमने मानसून देखा, क्या होता है मानसून में। एक सेकंड रुको बस, ये लो। ग्रीष्म काल में तो ऐसे पवने चलती है, ऐसे है ना, चल रही थी ना ऐसे, और शीतकाल में कैसे चल रही थी, ऐसे ये। तो ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिमी मानसून है और शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून यहाँ पे सक्रिय हो जाता है। वर्षा को देखते हैं। वर्षा है मानसूनी वर्षा, मुख्यतः और किस रूप में होती है, पर्वतीय वर्षा होती है। हमने देखा था वेस्टर्न घाट भी देखा था, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट भी देखा था। तटीय भागों में होती है चक्रवातीय वर्षा, और ग्रीष्म काल के आरंभ में थोड़ी बहुत कन्वेंशनल यहाँ पे रेनफॉल होती है। मानसून की अवधि की मात्रा और वितरण समान नहीं है। आपने देखा होगा भारत के उत्तर पश्चिमी भारत में कम वर्षा है, नॉर्थ ईस्ट में, दक्षिण भारत में ज्यादा वर्षा है, पश्चिमी भारत में भी अच्छी वर्षा है, वेस्टर्न घाट है, तो वर्षा का वितरण असमान होता है। और कोलकाता इस जलवायु का प्रतिनिधि नगर है। अगर कहीं देखना है कि ट्रू सेंस में मॉनसूनी क्लाइमेट कहाँ मिल रहा है तो कोलकाता इसका प्रतिनिधि नगर है। अब वनस्पति देखो यहाँ पे कैसी मिलेगी। वर्षा की मात्रा के अनुसार मानसूनी वनस्पति में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में भारत का पश्चिमी घाट है,
वहां पे उष्ण कटिबंधीय सदापर्णी वन, विषुवत रेखीय वनों की भांति है ये, बिल्कुल 100 से 200 सेंटीमीटर होगी जहां पे वहां साल, सागौन, शीशम जैसे पर्णपाती वन मिलेंगे। फिर ऐसे भी है जहां 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होगी, वहां घास और पर्णपाती वन मिलेंगे। 50 सेंटीमीटर से कम वाले वर्षा क्षेत्रों में क्या होगी, कटीली झाड़ियां और वृक्ष पाए जाते। देखो, भारत की जलवायु मॉनसूनी जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय है। अगर इंडिया की क्लाइमेट को कहे, इंडिया की क्लाइमेट है ट्रॉपिकल मॉनसून, उष्ण कटिबंधीय मॉनसून क्लाइमेट है, ये है। एक सेकेंड, पानी पी लेता हूँ, एक बार थोड़ा खराश हो गई बच्चों। पिछले 4-5 दिनों से मेरी दिन में 3-3 रिकॉर्डिंग चल रही है, तो रेगुलर बोलना पड़ रहा है, 5-5, 6-6 घंटे रेगुलर ही चल रहे हैं, तो कई बार हो जाता है, सर्दियों का टाइम है। नेक्स्ट है हमारी उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। ये है उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। ये कहाँ मिलती है, देखो, ट्रॉपिकल एरिड डेजर्टिक क्लाइमेट है, 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों ही गोलार्धों में मिलती है और महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। ये विशेषता याद रखना, ये पीटी में आ सकता है, ये सीधा स्टेटमेंट आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि दोनों ही गोलार्धों में 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य और जितने भी महाद्वीप है उनके पश्चिमी हिस्सों में मिलती है। आप देख लो ना, आप देखो, अफ्रीका को देखो, नॉर्थ अमेरिका को देखो, साउथ अमेरिका को देखो, जितने भी उष्ण कटिबंधीय डेजर्ट है महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पे है। इनका विस्तार देख सकते हो एशिया में, एशिया में भी तो देख लो, अरब का मरुस्थल देखो, तो थार, सिंध, दक्षिणी बलूचिस्तान, अफ्रीका का सहारा, कालाहारी देखो, वो भी वेस्ट पे ही है। दक्षिणी अमेरिका में पेरू चिली के बॉर्डर पे आप देखो अटाकामा, दोनों दोनों देशों में फैला हुआ है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जितने डेजर्ट है वो पश्चिम में है मैक्सिमम। मैक्सिको और दक्षिणी पश्चिमी अमेरिका तक भी बहुत सारे, जो सोनेरान है, मोजावे है, वहीं पे ये वेस्टर्न भाग पे ही है सारे के सारे, ये देख सकते हैं। ये ये सोनेरॉन हो गया, मोजावे हो गया, ये मैक्सिकन डेजर्ट हो गया, अटाकामा डेजर्ट हो गया, सहारा डेजर्ट हो गया, कालाहारी डेजर्ट हो गया, अरेबियन डेजर्ट हो गया, ये देखो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट हो गया, इंडिया में थार का डेजर्ट हो गया। ये सब महाद्वीपों के पश्चिमी हिस्से में ही तो है। तो अगर वो स्टेटमेंट आ जाता है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल अधिकतर महाद्वीपों के पश्चिमी हिस्से में पाए जाते हैं, तो स्टेटमेंट सही लगाएंगे हम उसको, क्योंकि ये देखो 30 डिग्री नॉर्थ है और 30 डिग्री साउथ के बीच, यानी कि पूरा का पूरा क्षेत्र क्या हो गया, ट्रॉपिकली तो हो गया, ये उष्ण कटिबंधीय। अब इन मरुस्थलों की सबसे बड़ी विशेषता इनकी ड्राइनेस है, ये ड्राई होते हैं। कारण क्या है, देखो, मरुस्थलों का एक प्रमुख लक्षण तटीय भागों में, एक तो इनके तटीय भागों में ठंडी धाराएं बह रही है, तो इनके पश्चिमी हिस्से पे ठंडी धाराएं बह रही थी। अब तो मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कई बार, देखो इसमें हर एक जगह पे, क्योंकि ओशनोग्राफी हम पढ़ चुके हैं, सारी धाराएं पढ़ चुके हैं। यहाँ पे बताओ कौन सी धारा थी, यहाँ पे थी कैलिफोर्निया, थी ना, कैलिफोर्निया की ठंडी धारा। यहाँ पे क्या थी, हम्बोल्ट, हम्बोल्ट की ठंडी धारा। यहाँ पे कौन सी थी बताओ, यहाँ पे थी कैनारी। यहाँ पे कौन सी थी, बेंगुला, बेंगुल, बेंगुला, ओके। यहाँ पे क्या था, पश्चिमी पवन प्रवाह, तो ये इनके पश्चिमी हिस्सों पे ठंडी जल धाराएं भी बह रही है, तो ठंडी जल धाराएं शुष्क होती है, तो समुद्र की ओर से चल रही है, लेकिन वो शुष्क है, कोई बरसात नहीं हो पा रही, तो ये भी एक, यहाँ पे एक कारण ये भी हो गया। तो इनके ऊपर बहने वाली, पश्चिमी तटों पर बहने वाली पवनें ठंडी और शुष्क होती है, जो तटीय भागों पे वर्षा नहीं करा पाती, पहला। दूसरा, विषुवत रेखा से दूर होने के कारण, ये विषुवत रेखा से काफी दूर है, तो जो ITCZ है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, मैंने बताया था निम्न दाब का क्षेत्र होता है, और जैसे जैसे ये मूव करता है, इसी के सहारे सारे निम्न दाब का केंद्र है, तो पवनें, आर्द्रता युक्त पवनें इस केंद्र की ओर आकर्षित होगी, तो वर्षा होती है। लेकिन ये विषुवत रेखा से काफी दूर है, तो ITCZ का इंपैक्ट भी नहीं है। ये दूसरा, ये सीधे स्टेटमेंट आ सकते हैं कि
उष्ण कटिबंधों में मरुस्थलों के निर्माण के कारण क्या है? तो ये सारे कारण आपको याद रखने हैं। तीसरा, उष्ण कटिबंधों में महाद्वीपों, जितने भी महाद्वीप है उनके पूर्वी भाग पर आर्द्र पवनें होती है, आर्द्रता है। तो वो आर्द्रता देखो पश्चिम से तो आ नहीं रही क्योंकि वहां तो ठंडी धाराएं बह रही है। बचा पूर्व, पूर्व से लेकिन ये इतने ज्यादा दूर है कि यहां तक उन आर्द्र पवनों का प्रभाव पहुंच ही नहीं पाता। फोर्थ देखो, प्रति चक्रवातीय दशाओं के कारण यहाँ पे ठंडी और शुष्क वायु के कारण वर्षा नहीं हो पाती। ये वही क्षेत्र है, देखो स्टूडेंट, ये वही क्षेत्र है जहां पे विषुवत रेखा से उठ के पवनें उतरती है। यहां से संवहनीय धाराएं उठी और कहाँ पे जाके गिरती है? वो इन्हीं क्षेत्रों में गिर रही है, इन्हीं क्षेत्रों में गिर रही है, यहीं पे गिर रही है वो। ओके, तो इससे क्या होगा? ये हाई प्रेशर के सेंटर बन गए जिससे प्रति चक्रवातीय दशाएं बन गई, तो ठंडी और शुष्क वायु होती है, कोई वर्षा नहीं हो पा रही। पांचवा, तापमान ज्यादा होना। तापमान अधिक है, वर्षा बिल्कुल नहीं है, लेकिन वाष्पीकरण जितना बहुत है वो तो इवेपोरेट हो जाएगा। अल्प वर्षा भी क्या है? वाष्पीकरण इतना ज्यादा है कि थोड़ी बहुत वर्षा होती है, उसका वो भी क्या हो जाती है, उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता। अब देखो तापमान, पिछली वाली स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। अब देखते हैं तापमान। तापमान की क्या स्थिति है यहाँ पे? मरुस्थलीय जलवायु की द्वितीय जो विशेषता है, उच्च तापांतर है। दिन में बहुत गर्म हो जाता है, रात को बहुत ठंडा। तो दैनिक और वार्षिक तापांतर दोनों ही अधिक होते हैं। नेक्स्ट है वायुदाब और पवने। उच्च दाब का क्षेत्र है, प्रति चक्रवातीय दिशाएं मिलती है यहाँ पे। तो ऊपर से नीचे अवतलित होने वाली स्थिर और शुष्क वायु होने के कारण ये वर्षा तो नहीं करा पाएगी। तो व्यापारिक पवनों से भी यहाँ वर्षा नहीं हो पाती। नेक्स्ट देखो, ग्रीष्म काल में अत्यधिक गर्म पवने जैसे लू, खमसिन, सिमूम, हरमट्टन सब पढ़ाई है मैंने, ब्रिक फिल्डर आदि चलती है, जो कि वातावरण को सहन करने के लायक ही नहीं छोड़ती, काफी ये असहनीय बन जाती है। ये देखो, देख चुके हैं हम ये सारे उष्ण कटिबंधीय डेजर्ट है स्टूडेंट, ये याद रखना है आपको इनकी लोकेशन। देखो इतना सारा आपको दिखा रहा हूं ना डायग्रामेटिकली, बहुत सारे डायग्राम, इमेजेस, मैप्स दिखा रहा हूं, इसका कारण यही है ताकि प्रीलिम्स में बहुत सारी चीजें आप इमेजिन कर पाओ। वर्षा देखो, अब हमने देखा वर्षा, तो वर्षा की स्थिति देखो, मेघ रहित आकाश है, खुली धूप मरुस्थलीय मौसम की विशेषता है। कभी कभी हो जाता है ऐसा कि कपासी वर्षा में क्यूमुलोनिम्बस बादल बन जाते हैं, थोड़ी बहुत देर के लिए बरसात हुई, किंतु उच्च तापमान, इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है ना, सब कुछ इवेपोरेट हो जाता है वापस, ये जल की बूंदें वापस से वायुमंडल में मिक्स हो जाती है। वनस्पति देखो, वनस्पति यहाँ की प्राय वनस्पति विहीन है। लीबिया, अरब के डेजर्ट ऐसे ही वन्य विहीन क्षेत्र है। जीरो फाइटिंग वनस्पति मिलती है, झाड़ियां होती है, छोटी घास होती है, बबूल, नागफनी आदि के वृक्ष सब मिलते हैं, और प्राकृतिक रूप से शुष्क वातावरण से ये अडेप्टेड है। अगर आपको याद हो, मैंने टेरेस्ट्रियल जब इकोसिस्टम कराया है शंकर आईएएस की किताब में, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कराया है ना मैंने, पूरी सिस्टम, उसके अंदर मैंने स्पेशल से यहाँ की वेजिटेशन को डिस्कस किया है। जो बच्चे अभी मुझे स्पेशल क्लास अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे नहीं देख पा रहे, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें। वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे कोर्स आ चुके हैं स्टूडेंट। जो बच्चे नए हैं, शायद मुझे पहली बार सुन रहे होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। एसए के ऊपर कंप्लीट कोर्स आ चुका मेरा, डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर कंप्लीट कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं करना वहां पे। एथिक्स की केस स्टडीज के ऊपर कंप्लीट कोर्स है, वहां पे केस स्टडीज कंप्लीट कराई मैंने वहां पे। तो ऐसे हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट होगा, एथिक्स हो गया, वर्ल्ड और इंडिया मैपिंग मैंने कंप्लीट करा दिया वहां पे। आंसर राइटिंग का सेशन कराया है मैंने वहां पे। सोशल सोशल इश्यूज पे मेरे कुछ लेक्चर्स चल रहे हैं। और शंकर, सबसे बड़ी बात जो लेटेस्ट चल रहा है, शंकर आईएएस की जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की बुक है, वो वहां पे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे ही चल रही है। करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, यूपीएससी सीएससी कैटेगरी को वहां से सेलेक्ट करो, गोल में जाके सिलेक्ट करना है यूपीएससी सीएससी, यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करना है, गोल में जाके यूपीएससी सीएससी जीएस। वहां पे फिर सर्च का ऑप्शन आएगा, उसमें सर्च में मेरा नाम डालना, नवीन तंवर, तो मेरे आप उसको फॉलो करना शुरू कर देना, तो मेरी सारी वीडियोस तक आपकी एक्सेस हो जाएगी। तो शंकर आईएएस को जरूर देखना वहां पे बच्चों। जो पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे, उनको बोल रहा हूँ ये सारे कोर्स फ्री में अवेलेबल है,
कोई पैसा नहीं लगना आपको, बस अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है आपने, और कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट आई मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय या ईरान तुल्य जलवायु, ये भी देखते हैं ये क्या है। तो स्थिति देखते कहाँ है। इस प्रकार की जलवायु महाद्वीपों से आंतरिक भागों में पाई जाती है, महाद्वीपों के आंतरिक भागों में, से नहीं है, महाद्वीपों के आंतरिक भागों में मिलती है। यहाँ पे कोई समुद्र का प्रभाव नहीं होता, जैसे अनातोलिया का पठार, मध्यवर्ती ईरान हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, मध्य एशिया में तारिम बेसिन, गोबी, रूस, तुर्किस्तान आदि पर्वतों से घिरे हुए जो बेसिन है वहां मिलती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रेट बेसिन, अर्जेंटीना में पेटागोनिया मरुस्थल भी इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये सारे के सारे क्षेत्र है जहां ईरान टाइम क्लाइमेट होगी। ये देखो, ये तुर्कमेनिस्तान, गोबी हो गया, ओके, पेटागोनिया हो गया, ये सब के सब कौन से मिड लैटिट्यूड डेजर्ट सिस्टम है ये। तापमान देखो, शीत ऋतु यहाँ पे कठोर होती है, तापांतर भी अत्यधिक होते हैं। तेहरान इस जलवायु का रिप्रेजेंटेटिव सिटी है, तभी हमने इसको ईरानियन तुल्य जलवायु बोला। वर्षा देखते हैं यहाँ पे। इन प्रदेशों में व्यापक शुष्कता का प्रमुख कारण महाद्वीपों की स्थिति है। महाद्वीपीय स्थिति है, महाद्वीपीय स्थिति मतलब समुद्री या सागरीय प्रभाव यहाँ पर नहीं आ पाते। शीतकाल वर्षा विहीन होता है अथवा हिमपात के रूप में कभी कभी थोड़ी बहुत बारिश हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ की जो मुख्य विशेषताएं क्या है, इनकी शुष्कता, ड्राइनेस इनकी मुख्य विशेषता है। मौसम देखते हैं यहाँ पे, अनेक प्रकार की वायु राशियां, चक्रवात, वाताग्र सक्रिय होने के कारण मौसम की विविधता देखने को होती है। शीतकाल में विस्तृत प्रति चक्रवात के कारण मौसम प्राय ठंडा, शुष्क और शांत रहता है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट आया हमारा मिड लैटिट्यूड स्टेप्स क्लाइमेट। ये देखो, स्टेपी भी बोलते हैं इसको, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है दुनिया में स्टेप्स क्लाइमेट कहाँ कहाँ मिलती है ना। देखो अभी हम पढ़ रहे क्लाइमेट्स, और क्लाइमेट के अंदर ही देखो, इस बात को साफ साफ याद रखना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे स्टेप तो हमने घास का नाम सुना है, सवाना तो हमने घास का नाम सुना है। तो स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो वेजिटेशन है, वनस्पति है, वनस्पति को निर्धारित करने का बहुत बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर क्लाइमेट, और क्लाइमेट में भी सबसे बड़े हैं टेम्परेचर और रेनफॉल। ये देखो, तो ये डिसाइड करते हैं कि कहां पे कैसी वेजिटेशन, हालांकि वेजिटेशन पे सॉइल का भी इंपैक्ट होगा और बहुत सारे फैक्टर होगा, लेकिन क्लाइमेट एक मेजर फैक्टर है। तो स्टेपी क्लाइमेट है, स्टेपी क्लाइमेट के अंदर आपको स्टेपी घास स्थल मिलेंगे, ग्रासलैंड मिलेंगे। सवाना क्लाइमेट रीजन है, उस सवाना क्लाइमेट रीजन के अंदर आपको सवाना ग्रासलैंड मिलेंगे। ये बात ध्यान रखना। विषुवत रेखीय जलवायु एक क्लाइमेट रीजन है, उसके अंदर विषुवत रेखीय वेजिटेशन मिलेगी। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, हम क्लाइमेट रीजन पढ़ रहे हैं, उन क्लाइमेट रीजन का अनुसरण करेगी वेजिटेशन। तो ये देखो, मिड लैटिट्यूड स्टेप क्लाइमेट क्या है, ये प्रदेश उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क प्रदेशों की भांति मध्य अक्षांशीय मरुस्थलों, आर्द्र जलवायु प्रदेशों के मध्य क्या एक संक्रमण प्रदेश है। ये वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण अल्प वर्षा होती है। ये देखो, हमने देखा था यहाँ पे प्रेरी के मैदान थे, लेकिन यहाँ पे क्या था, रॉकीज था। तो यहां से पवनें चलती है और इस ओर उतरती है, तो ये वृष्टि छाया प्रदेश है। तो ज्यादातर ये वृष्टि छाया प्रदेशों में होने के कारण यहाँ पे कम वर्षा होती है। तो ये सारे के सारे जो क्षेत्र दिखाए गए हैं ये स्टेपी क्लाइमेट रीजन्स है, ये याद रखना, ये स्टेपी क्लाइमेट रीजन्स है स्टूडेंट। ओके, वेल, डाउन्स, प्रेरी, ओके, ये सब आपने नाम सुना होगा। ये देखो, ये देखो चिनुक विंडी, ये प्रेरी हो गया अमेरिका में। ये पुस्टाज आप देख सकते हैं, स्टेपी आप देख सकते हैं, पंपास घास के मैदान देखो, ये वेल्ड देखो, ये डाउन्स देखो, ये सब क्या है, स्टेप्स क्लाइमेट रीजन के अंदर ये ग्रासलैंड है। ओके, इन्हीं के अंदर ये सब ग्रासलैंड है जिनका आप नाम सुनते हो।
आगे चलते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतों के पूर्व में स्थित इन पवनों में पवन विमुख ढालों पर देखो, ये माउंटेन हुआ, इधर से अगर पवनें आ रही है तो इसको बोलते हैं विंड वर्ड डायरेक्शन। पवन अभिमुख है ये, पवन अभिमुख, यानी कि पवन के सामने है। तो आर्द्रता युक्त पवनें यहाँ पे बादलों का निर्माण करेगी, बारिश हो जाएगी, लेकिन जब इस वाली साइड पे उतरेगी तो इनके अंदर आर्द्रता तो हो गई समाप्त। ओके, इसको हम बोलते हैं लीवर्ड डायरेक्शन, पवन विमुख, पवन से विमुख है, दूसरी ओर है, या इसी को हम बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। ओके, ये हो गया आपका। तो चिनुक हवाओं के कारण शुष्कता बढ़ जाती है, अमेरिका में रॉकी की बात कर रहा है। ग्रीष्म काल में उच्च तापमान होता है। वनस्पति क्या होते हैं, वर्षा की कमी होती है, अनियमितता होती है, परिवर्तनशीलता के कारण सघन वनस्पति तो नहीं मिलती, मुख्यतः यहाँ पे घास ही मिलती है। हमने देख लिया था, पंपाज हो गया, प्रेरी हो गया, स्टेपी हो गया, वेल्ड हो गया, डाउन्स हो गया, ये सब ग्रासलैंड्स है दुनिया के जो स्टेप्स में क्लाइमेट रीजन में मिलते हैं। उसके बाद आया भूमध्य सागरीय जलवायु, ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस जलवायु को देखो, यह क्षेत्र 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच भूमध्य सागरीय भागों में फ्रांस, दक्षिणी इटली, ग्रीस, पश्चिमी टर्की, सीरिया, पश्चिमी इजराइल, अल्जीरिया, उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया के तटीय भागों में, दक्षिणी अमेरिका के चिली क्षेत्र में, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया इसके अंतर्गत आते हैं। इसको तो शानदार तरीके से आप समझ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये लोकेशन, क्योंकि यूपीएससी जब भी क्वेश्चन पे आता है ये पूछेगा, इसकी लोकेशन जरूर पूछेगा वो आपसे, है ना। एक सेकेंड रुको। तो इसका यह नामकरण भूमध्य सागर तट पर, क्यों इसका नाम रखा गया मेडिटेरेनियन, क्योंकि ये भूमध्य सागरीय तट पर सर्वाधिक विस्तार है इसका। ये देख लो आप, ये सब दुनिया के, ये है मेडिटेरेनियन भूमध्य सागरीय जलवायु। ये भूमध्य सागरीय है, भूमध्य रेखा नहीं है, भूमध्य रेखा है ये है भूमध्य रेखा, हम कह रहे हैं भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागर है ये यहाँ पे जो सागर है इसका नाम भूमध्य सागर है। तो ये भूमध्य सागरीय जलवायु है दुनिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच है, यहाँ देख सकते हैं 33 साउथ से 45 साउथ, और ये 30 नॉर्थ से, ये भी 30 नॉर्थ था, और ये 45 नॉर्थ। ये वाला स्टेटमेंट भी देके पूछ सकता है कि भूमध्य सागरीय जलवायु 30 से 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य मिलती है, तो हाँ सही है। तो देख सकते हैं आप, वैसे तो भूमध्य सागर यहाँ है, लेकिन इस तरह की क्लाइमेट कंडीशन सिर्फ भूमध्य सागर के आसपास के देशों में ही नहीं, ये अफ्रीका हो गया, के इधर थोड़ा एशिया हो गया, ये फिर क्या हो गया, यूरोप हो गया, इन सब क्षेत्रों में मिलती है। यहाँ अमेरिका के कैलिफोर्निया में मिलती है, चिली में मिलती है, यहाँ पे साउथ अफ्रीका में मिलती है, केप टाउन आपने नाम सुना होगा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आपने पर्थ नाम सुना होगा, एडिलेड नाम सुना होगा, यहाँ सभी जगह पे आपको उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय कह रहा हूं, मेडिटेरेनियन भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तापमान देखो, यहां का तापमान कैसा है, शीतकालीन, देखो साफ विशेषता बता देता हूं, एक साफ विशेषता है, साफ साफ यहां पे विंटर वेट होती है, विंटर वेट और समर ड्राई, ये इसका स्टेटमेंट याद रखना, ये यूपीएससी पूछेगा कि यहाँ की विशेषता है शीतकाल आर्द्र होता है और ग्रीष्म काल शुष्क होता है, यानी कि बरसात जब भी होगी वो शीत ऋतु में होगी। तो शीतकाल का तापमान ये देखो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट और ग्रीष्म काल का तापमान 70 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है, शीत ऋतु माइल्ड होती है। वायुदाब और पवने देखिए,
भूमध्य सागरीय जलवायु वास्तव में वायुदाब पेटियों के स्थानांतरण से ही तो पैदा हुई है। जो प्रेशर बेल्ट नॉर्थ और साउथ शिफ्ट होती है उसी से ही ये बनती है। सॉरी। तो सूर्य के उत्तरायण होने पर वायुदाब पेटियां उत्तर की ओर खिसक जाती है। अतः ग्रीष्म काल में उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब का विस्तार हो जाता है यहाँ पे, और प्रति चक्रवातीय दशाएं बन जाती है। ये उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। जैसे सहारा से उष्ण और शुष्क धूल भरी सिरक्को पवनें भूमध्य सागर को पार करके दक्षिणी यूरोप तक पहुंचती है। इन्हें ही वहां पे लाल आंधी या ब्लड रेन भी बोलते हैं। शीतकाल में सूरज क्या होगा, दक्षिणायन होने पर यह क्षेत्र किसके, पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाते हैं। तो भूमध्य अक्षांश से चक्रवात यहाँ एक्टिव हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे वर्षा होती है शीतकाल में, क्योंकि ये पछुआ के प्रभाव क्षेत्र में आ गए। ठंडी बोरा मिस्ट्रल पवनें चलती है, तापमान को जो काफी गिरा देती है। देखो भूमध्य सागरीय जो क्लाइमेटिक रीजन्स है पूरी दुनिया में, उनकी खास विशेषता क्या है। देखो वो 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में है स्टूडेंट। मतलब ये है, इस तरह से मान के चलो, ये 30, ये अगर मैं मानूं ये 0 डिग्री है, ये यहाँ पे 30 से 45 है, 30 से 45 नॉर्थ है, ये 30 से 45 साउथ है। तो इनकी विशेषता क्या है, जो इस रीजन के अंदर पड़ते हैं, जो 30 से 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में जो भी क्षेत्र पड़ेंगे ग्लोब पे, अर्थ पे, वो साल में 2 प्रकार की पवनों के प्रभाव क्षेत्र में आएंगे। जब सूरज की पेटी, जब सूरज उत्तरायण होगा, तो अगर अभी मैं बात करूं उत्तरी गोलार्ध की 30 से 45 डिग्री के बीच की, 30 से, ये 30 है, ये 45 डिग्री है, ये नॉर्थ नॉर्थ। अगर मैं इस पूरे क्षेत्र की बात करूं, तो जब सूरज उत्तरायण है तो ये आ जाएगी ट्रेड विंड के प्रभाव में, और जब ये पूरा क्षेत्र, जब सूरज दक्षिणायन है तो ये किसके प्रभाव क्षेत्र में आएगा, ये वेस्टर्लीज के। ये बात ध्यान रखना है ना। तो ये जो शिफ्टिंग ऑफ विंड बेल्ट्स है, प्रेशर बेल्ट्स है, वो जरूर याद रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पूरी क्लाइमेटोलॉजी को समझने के लिए। अब वर्षा देखो, यहाँ पे वर्षा की क्या वो सिचुएशन है। भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र शीतकाल है। ये देखो, समर ड्राई है और विंटर वेट है। यहां पर होने वाली ज्यादातर वर्षा कब होती है, शीतकाल में होती है। वनस्पति देखो, यहाँ की जड़ें लंबी होती है, छाल मोटी होती है, पत्तियां मोटी और चिकनी होती है जो भीतर नमी को धारण कर सके। वर्षा देखो वैसे भी कम होती है। पूरा गर्मी का ये पूरा सीजन क्या होता है, ड्राई होता है। तो इवेपोरेशन को रोकने के लिए पत्तियां मोटी चिकनी होगी, ताकि कम से कम वाष्पीकरण हो सके तथा वाष्पीकरण से ये अपनी रक्षा कर सके। ये लो, जैसे ओक हो गया, वॉलनट हो गया, चेस्टनट हो गया, साइप्रस हो गया, सिडार हो गया, ये प्रमुख किस्में हैं यहाँ की वृक्षों की। छोटे वृक्ष और झाड़ियां भी मिलती है, जैसे चैपरल मिलता है, मैक्विस मिलता है, जैतून, ऑलिव ऑयल जो आप सुनते हो वो, शहतूत हो गया, रसदार फल हो गए जैसे नींबू, संतरा, अंजीर, अंगूर, क्योंकि ये सारे सिट्रस फ्रूट है। इसी कारण से यहाँ पे क्या वाइन इंडस्ट्री डेवलप हुई है, वाइन इंडस्ट्री। ये देख सकते हैं सारे के सारे सिट्रस फ्रूट है, यहाँ पे मिलते हैं। ग्रेप्स मिलेगा, ओके, यहाँ पे ऑरेंज देख लीजिए आप। बहुत जितने भी सिट्रस फ्रूट है सब के सब मिलने वाले हैं यहाँ पे। यही कारण है जो भूमध्य सागरीय जलवायु है ना स्टूडेंट, भूमध्य सागरीय जलवायु याद रखना, सिट्रस फ्रूट है, यहाँ फ्रूट है, यहाँ पे सिट्रस फ्रूट, और ये वाइन इंडस्ट्री डेवलप हुई है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आया हमारा चाइना टाइप क्लाइमेट। चाइना टाइप क्लाइमेट को देखते हैं। इसकी स्थिति देखते हैं। इसका विस्तार 25 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में महाद्वीपों के पूर्वी भाग में, ये ध्यान रखना। पश्चिम में इनके शुष्क मरुस्थल होते हैं, इनके दक्षिण में मानसूनी जलवायु होती है, और उनके उत्तर में आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु। यानी कि जो चाइना टाइप क्लाइमेट के जो क्षेत्र है
उनके जस्ट पश्चिम में तो होंगे मरुस्थल, उनके दक्षिण में होंगे मानसूनी जलवायु और उनके उत्तर में क्या होगी, महाद्वीपीय आर्द्र जलवायु। इस जलवायु के अंतर्गत दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी चीन, यूरोप में पो, डैन्यूब का बेसिन है, दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी ब्राजील, यूरुग्वे, उत्तरी पूर्वी अर्जेंटीना, दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ये सब आते हैं। ये देख सकते हैं आप, चाइना टाइप है ये। यहां देखो, ये चीन का नानकिंग हो गया, यहां पे देखो सिडनी हो गया। ओके, ये सब ये चाइना टाइप क्लाइमेट के क्षेत्र है। तापमान देखो यहाँ पे, देखो क्योंकि ये कोस्टल एरिया पे है, सारे के सारे पूर्वी तटों पे स्थित है, तो यहाँ पे धाराओं का प्रभाव होगा और विशेषकर गर्म जल धाराओं का। तो ग्रीष्म काल में यहाँ पे औसत जो तापमान है 70 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में है। वार्षिक तापांतर में बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। एक प्रकार से ठंडी मानसूनी जलवायु ही है ये। वायुदाब और पवनें देखो, मानसूनी प्रदेशों की भांति इन प्रदेशों में भी स्थल और सागरीय भागों में वायुदाब, जैसे मानसून में क्या होता है, हाई और लो प्रेशर के सेंटर चेंज होते रहते हैं। कभी स्थल पे लो प्रेशर बन जाता है और सागर पे हाई प्रेशर, और कभी स्थल पे हाई प्रेशर है और सागर पे लो प्रेशर। तो सेम चीज आप ये मान के चलो, इस चाइना टाइप में भी सेम होती है। बस इसीलिए बोला जाता है कि चाइना टाइप जो क्लाइमेट है वो एक तरह से कोल्ड मॉनसूनी क्लाइमेट है। ग्रीष्म काल में स्थल पर निम्न वायुदाब, सागरों पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। इसलिए तो ग्रीष्म काल में क्या होगा, स्थल जल्दी गर्म हो जाता है तो लो प्रेशर, और सागर देर से गर्म देर से ठंडा, तो यहाँ पे हाई प्रेशर है। तो इसलिए यहाँ पे मानसून पवनें सक्रिय हो गई, टाइफून बनते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के हरिकेन है, ऑस्ट्रेलिया के सदरली बस्टर्स नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी चाइना टाइप में ही आ रहे हैं। चाइना टाइप क्लाइमेट के ये एग्जाम्पल्स है। वर्षा देखो यहाँ पे, वर्षा का जैसे मौसमी और प्रादेशिक वितरण बहुत विषम होता है। जैसे जैसे समुद्र तट से अंदर की ओर जाओगे तो क्या होगा, वर्षा की मात्रा घटती जाएगी, और दक्षिण से उत्तर की ओर भी वर्षा की मात्रा घटती जाएगी। ग्रीष्म काल में थोड़ी बहुत संवहनीय वर्षा भी होती है, तड़ित झंझा थंडर स्टॉर्म भी पैदा होते हैं। वनस्पति देखो यहाँ पे, अब जैसी वर्षा की मात्रा होगी उसी के हिसाब से यहाँ पे वेजिटेशन होगी। तो वर्षा की मात्रा के अनुसार घास, चौड़ी पत्ती के सदापर्णी एवरग्रीन, पर्णपाती डेसिडियस, ऊंचाई ऊंचे पर्वतों वाले वन मिलेगी। सघन आबाद क्षेत्रों में वनों को साफ करके यहाँ कृषि योग्य बना लिया। यहाँ पे देखो वही डिफोरेस्टेशन हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट आई वेस्टर्न यूरोप टाइप क्लाइमेट, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु। ये देखिए स्थिति देखते हैं कहाँ ये लोकेटेड है। यह जलवायु 40 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। जितने भी कॉन्टिनेंट है उनके वेस्ट पार्ट में मिलेगी। इस जलवायु का विस्तार उत्तर पश्चिमी यूरोप में ब्रिटिश समूह से नॉर्वे, डेनमार्क, उत्तरी पश्चिमी जर्मनी, उत्तर पश्चिमी फ्रांस, कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में वॉशिंगटन, ओरेगन, दक्षिणी चिली, न्यूजीलैंड, तस्मानिया। देखो जब भी कंट्री के नाम आते होंगे बहुत सारे बच्चों को लगता होगा यार कहाँ है लोकेशन, मुझे तो पता ही नहीं है। इसलिए मैं रेगुलर बोलता रहता हूँ कि जो इंडिया और वर्ल्ड मैपिंग पे कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है यूट्यूब, उस पे लर्निंग ऐप के ऊपर, अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे मेरा कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। वहां से एक बार देख लीजिए, 14 लेक्चर है एक एक घंटे के। कंप्लीट इंडिया और वर्ल्ड मैपिंग आपकी हो जाएगी। काफी हेल्प मिलेगी आपको ज्योग्राफी को समझने में। और हर साल प्रीलिम्स में आपको 3-4 क्वेश्चन का बेनिफिट सिर्फ मैपिंग की क्लास से ही मिलने वाला है, तो उसको जरूर देखिए आप। अब ये देखो वेस्टर्न यूरोप टाइप क्लाइमेट है, ये सब देखो वेस्टर्न यूरोप है, ये वेस्टर्न यूरोप टाइप क्लाइमेट के क्षेत्र है पूरी दुनिया में। ये देखो ये वेस्टर्न यूरोप टाइप क्लाइमेट है। ये सब तापमान देखते हैं यहाँ पे क्या तापमान है। देखो यह जलवायु सागरीय जलधाराओं और पछुआ पवनों से प्रभावित होती है, तो इसलिए इन सभी फैक्टर्स का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। जो थोड़ा क्लाइमेट है यहाँ का समकारी प्रभाव है, यानी कि ना बहुत ज्यादा ठंडा ना बहुत ज्यादा गर्म।
तापीय अंतर कम होते हैं, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है गर्म नहीं है तो टेम्परेचर डिफरेंस तो कम ही होगा। भाई आप एक चीज बताओ, जैसे हम बात करते हैं राजस्थान में गंगानगर की, गंगानगर का आपने नाम सुना होगा, गंगानगर राजस्थान, ओके। ग्रीष्म काल में वहां पे टेम्परेचर चला जा रहा है 48-49 डिग्री सेंटीग्रेड, और शीत ऋतु में टेम्परेचर चला जा रहा है 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो कितना डिफरेंस हो गया टेम्परेचर का। वहीं मुंबई आ जाओ, मुंबई की बात करते हैं, साल भर सी ब्रीज और लैंड ब्रीज चलती है, टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है ही नहीं, तो वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा। मरुस्थलों में चले जाओ आप, मरुस्थल दिन बहुत गर्म, ग्रीष्म काल में 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और रात्रि वहां पे ठंडी, कई बार तो बिल्कुल फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा डिफरेंस है। मुंबई में आपको 15 से 20 डिग्री का भी नहीं मिलेगा मुश्किल से, तो टेम्परेचर डिफरेंस ही कम हो जाएगा। याद है ना, याद रखना इस चीज को। तो ग्रीष्म काल भी सामान्य यहाँ पे ठंडा ही होता है। ह्यूमिडिटी, जो मेघाच्छादन के कारण रात्रि में भी ताप अधिक रहते हैं, शीतकाल भी सामान्यतः ठंडा रहता है। पश्चिमी यूरोप के तापमान गर्म अटलांटिक ड्रिफ्ट से प्रभावित होते हैं। देखो मैंने बताया था, अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ऐसे चल रही थी, यहां से नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट चल रही थी। जब मैंने ओशनोग्राफी आपको कराया था आपने देखा था, ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट चल रही थी। तो पश्चिमी यूरोप पे इसका इंपैक्ट होता है, सागरों को जमने नहीं देती है। वायुदाब और पवने देखो यहाँ पे, वर्ष भर पछुआ पवने चलेगी, सागर की ओर से आती है तो आर्द्रता होती है तो वर्षा भी कराएगी। ये पछुआ पवने चक्रवातों से पर्याप्त वर्षा वर्ष भर होती है। वर्षा की मात्रा जैसे जैसे महाद्वीप के अंदर की ओर जाएंगे घटती जाएगी। स्थानीय उच्चावच का भी वर्षा की मात्रा पे प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ेगा भाई। अगर वहां पे ये मान के चलो भारत में पश्चिमी घाट है तो मॉनसूनी पवनों से वर्षा हो रही है, पश्चिमी घाट नहीं होता तो नहीं होती। आप देखो ना, अरावली की अगर पैरेलल निकल जा रही है तो आर्द्रता से युक्त पवने तो है लेकिन वर्षा तो करा ही नहीं पा रही। इन प्रदेशों की वर्षा यद्यपि थोड़ी मात्रा में होती है किंतु वर्ष भर होती रहती है। वनस्पति देखो, ओक, बीच, एल्म, ये मैदानी भागों में मिलते हैं, और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में क्या मिलेंगे यहाँ पे, कोनधारी, कोनिफेरस मिलेंगे, डगलस, फर, स्प्रूस, सीडार, हेमलॉक, ये नाम है यहाँ के। ये देखो कुछ इस तरह की वेजिटेशन है। ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट को अगर आप देखोगे, इस तरह की वेजिटेशन है ये। इस वेजिटेशन को देखो, कितनी खूबसूरत वेजिटेशन है यहाँ पे, ओके। देखो यूरोप का दो चीज हुई है, देखो यूरोप के साथ एक तो डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ, डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, इन डेवलप्ड कंट्री बहुत आगे चले गए विकास के मानदंडों में। दूसरा, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफी सूदिंग है, तो एक डेस्टिनेशन बन गया आपका और हमारा, हम सभी का। भाई पैसा तो ये मान के चलो सऊदी अरब में भी है, वहां लोग खूब कमा रहे हैं, लेकिन वो उतना ज्यादा वहां सीनिक नहीं है, नेचुरल ब्यूटी उतनी ज्यादा नहीं है। आपका और हमारा, सभी सभी से पूछेंगे कहाँ घूमना चाहते हो तो आप सभी बोलोगे यूरोप जाना चाहते हैं, स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं, फ्रांस जाना चाहते हैं, जर्मनी जाना चाहते हैं, लंदन जाना चाहते हैं। क्यों? वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस भी कई बार मतलब बहुत ज्यादा सूदिंग है, लेकिन वहां पे थोड़ा जिस तरह का खुली सूरज की रोशनी आपको इंडिया में देखने को मिलती है ना, वहां पे जाओगे तो थोड़ा तिरछी हो जाती है। मतलब कुछ लोगों का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं होता। इवन कुछ जानकार है जो फ्रांस में, जर्मनी में रहते, कह रहे कई बार बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील आती है। बहुत दिन में भी कई बार इतना अंधेरा होता है ना, तो ऐसे लगता है बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। लेकिन कुछ लोग यूज टू हो गए, कुछ लोग उन्हीं सारी चीजों को एंजॉय करते हैं, कुछ के लिए वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन ओवरऑल ये सीनिक ब्यूटी है पूरी ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट की। नेक्स्ट आया सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु। सेंट लॉरेंस, ये क्या है? स्थिति देखते हैं कहाँ है। उत्तरी अमेरिका में भी सेंट लॉरेंस नदी के बेसिन के आधार पर इसका नाम रखा गया। महाद्वीपों के पूर्वी तटों पे 45 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में ये मिलती है। आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु है। सागरीय तट पर स्थित होने के कारण क्या है, पवन के सागरीय तट पर स्थित होने पर भी देखो है तो कोस्टल एरिया में, लेकिन क्या है, लीवर्ड डायरेक्शन में है।
पवन विमुख स्थिति के कारण सागरीय प्रभाव कम ही रहता है। उत्तरी अमेरिका में सेंट लॉरेंस के अतिरिक्त ये जलवायु एशिया में मंचूरिया में, कोरिया में, उत्तरी जापान में और दक्षिणी अमेरिका के पैटागोनिया में यही क्लाइमेट मिलती है। फिर वही बात आ गई, अगर मैपिंग क्लियर नहीं है तो आपको ये लगेगा, हालांकि मैंने मैप दिखाए है, लेकिन एक बार अगर आप मैपिंग की क्लास कर लोगे तो वो आपको सारी चीजें याद रहनी शुरू हो जाएगी। ये देखो, यहाँ पे अमेरिका में सेंट लॉरेंस, ओके, यहाँ पे भी बताई थी पैटागोनिया में, यहाँ पे देखो उत्तरी जापान हो गया, मंचूरिया हो गया, कोरिया होगा, ये कोरिया है, यहां सब पे भी क्या मिल रही है, ये सेंट लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेट है। ये देखो साफ साफ लिखा है लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेट। तापमान देखते हैं, यहाँ पे तापमान की स्थिति क्या है। ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 70 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। शीतकाल में तापमान काफी कम हो जाता है, वैसे ही ये काफी 55 डिग्री अक्षांशों के आसपास है, तो वहां पे वैसे भी ठंड रहेगी। वायु दाब और पवनों को देखो, यहाँ पे शीतकाल में आंतरिक मार्गों पर, आंतरिक भागों पर उच्च दाब और एलिशियन द्वीप, आइसलैंड, यहाँ पे न्यून दाब रहता है। स्थलीय ठंडी पवनें चलती है। ग्रीष्म काल में वायु दाब उल्टा हो जाता है, वही प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो जाएगी। ग्रीष्म काल में अधिक वर्षा होती है। शीतकाल में चक्रवातीय वर्षा हिमपात के रूप में होती है। वर्षा की आंतरिक भागों और ध्रुवों की ओर कम होती जाएगी। ये तो साफ है, समुद्र से जैसे जैसे दूर जाओगे वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। आर्द्रता और आएगी कहां से? वनस्पति, तटीय आर्द्र भागों में कोणधारी चीड़, स्प्रूस और आंतरिक भागों में घास के मैदान मिलेंगे क्योंकि वर्षा कम होगी। और ये आंतरिक मैदान अब धीरे धीरे एग्रीकल्चर फॉर्म्स में कन्वर्ट होने लगे। बड़े बड़े फॉर्म बना के एग्रीकल्चर की जा रही है वहां पे। नेक्स्ट आया टैगा और साइबेरिया तुल्य जलवायु। टैगा और साइबेरिया तुल्य जलवायु, यहाँ पे मेरे को कुछ याद आ रहा है। देखो अक्सर कुछ बच्चे मुझसे ये पूछते रहते हैं, सर ज्योग्राफी के लिए बुक लिस्ट बताइए। देखो एक जनरल बुक लिस्ट तो मैं अपनी हर स्ट्रेटजी सेशन में बताता हूँ कि भाई एनसीईआरटीज पढ़ लो, ठीक है, जीसी लियोंग पढ़ लो, और किसी के पास बहुत अच्छा और पढ़ने की हिम्मत है तो सविंदर सिंह को पढ़ लो, सविंद्रा सिंह को पढ़ लो, यहां से काफी चीजें हो जाएगी आपकी। ओके, लेकिन इतने सारा बुक, इतना सारा कंटेंट, इतना मटेरियल पढ़ने से अच्छा मैं हमेशा ही रिकमेंड करता हूँ सिंगल मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि मेरे लेक्चर्स के अंदर आपको सारी एनसीईआरटी, कंप्लीट जीसी लियोंग, कंप्लीट सविंदर सिंह और 3-4 किताबों का मेरे अंदर एक अपने आप ही ऑलरेडी इतना पढ़ा हुआ है मेरा ज्योग्राफी, क्योंकि मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल रहा है तो सब मेरे अंदर है। और आपको रिटर्न फॉर्म में भी मिल रहा है, कुछ लिखना भी नहीं है। देखो ना ऑनलाइन का बेनिफिट कितना अच्छा है, अब कुछ लिखना तो पड़ नहीं रहा ना, सब कुछ पीडीएफ में मिल रहा है आपको। हाँ, अब एक प्रॉब्लम ये हो सकती है क्योंकि हम पीपीटीज पे हमें पढ़ाना होता है, और पीपीटीज का जब आप प्रिंट आउट निकालोगे तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। तो आपको जो भी करना है उसको आप अपने लेवल पे मैनेज करना। स्टूडेंट्स कैसे करोगे उन सारी चीजों को, तो ये सफिशिएंट रहेंगे मेरे लेक्चर। जिस भी टॉपिक पे मेरा लेक्चर आ गया आप वो अपने आप में कंप्लीट है, पीटी के लिए 100% कंप्लीट है। अगर मेरे लेक्चर से भी नहीं आया ना तो ये बात मान के चलना, ना तो फिर वो एनसीईआरटी से आएगा, ना वो जीसी लियोंग से आएगा, ना ही वो सविंदर सिंह से आएगा। अगर मेरे से भी नहीं आया तो फिर किसी से भी नहीं आएगा, ये बात भी है। आप ये नहीं कह सकते सर ये एनसीईआरटी में था आपके लेक्चर में नहीं था, ये जीसू लियोंग में था आप में नहीं था, सविंदर सिंह में नहीं था आप में, सविंदर सिंह में है आपके लेक्चर में नहीं था। तो अगर नहीं आया तो फिर किसी से भी नहीं आएगा, तो फिर वो कोई भी बच्चा अटेम्प्ट नहीं करेगा। मतलब 99% चांसेस ही होंगे कोई भी बच्चा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, तो फिर वहां भी हम सेफ है। एक चीज तो ये, तो बुक के बारे में तो मैंने आपको ये बता दिया, बस रिवीजन जितना मैक्सिमम कर पाओ, इसलिए बार बार मैं ये अलग अलग से देखो। मैंने मॉनसून पढ़ाया, मॉनसून मैंने क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ाया, 4-5 लेक्चर में कवर किया था, लेकिन फिर मॉनसून पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई ताकि बच्चों की डिमांड थी कि सर मॉनसून, पर्टिकुलर मॉनसून को 5 वीडियो में ना देख के हम एक वीडियो में देखना चाहते हैं, तो वो एक वीडियो में मॉनसून लेके आया। कोशिश करें कि एक वीडियो में ज्यादा से ज्यादा सम अप कर पाऊं। ओके, उसी तरह से क्लाइमेटिक रीजन 3 लेक्चर में थे, ये आज मैं कोशिश करूंगा एक ही लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाएगा।
तो क्लाइमेटिक रीजंस भी हो जाएंगे। तो ऐसे टॉपिक जो हॉट टॉपिक है, अलग से अगर आपको कभी रिवीजन करना हो तो आपकी सहूलियत के लिए एक ही लेक्चर में लेके आया हूं। दूसरी बात, कुछ बच्चों का डिमांड रहता है सर ज्योग्राफी ऑप्शनल की स्ट्रेटेजी, क्योंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल भी आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, तो मैं अभी सिर्फ इतना कहना चाहूंगा ज्योग्राफी ऑप्शनल को, जो आपका सिलेबस है स्टूडेंट, पेपर 1 और पेपर 2, बस ये 2 मिनट और लूंगा मैं। पेपर 1 और पेपर जो 2 है ज्योग्राफी ऑप्शनल का, पहले पेपर में भी 10 यूनिट्स है और सेकंड पेपर में भी 10 यूनिट्स है। आप एक बार इस सिलेबस को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, एक एक सिलेबस के एक एक टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करो, वो पूछना क्या चाहता है। देखो, जब तक सिलेबस की समझ नहीं होगी यूपीएससी एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला, चाहे वो पीटी हो, मेंस हो, कुछ भी हो। सिलेबस को डिकोड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो सिलेबस में हमसे पूछना क्या चाह रहा है, तो उस लेवल का हमारा इंसाइट डेवलप होना चाहिए। तो एक बार मैं आप सभी को बोलूंगा कि ऑप्शनल की तैयारी करने से पहले आप अपने सिलेबस को 10 यूनिट फर्स्ट पेपर की, 10 यूनिट सेकंड पेपर की, बार बार आप क्या करें, उसको खूब बार बार पढ़ते रहे। उसको अब कितने डायमेंशंस हो सकते हैं, उसको 2-4 दिन देखो। इवन अगर कुछ भी नहीं आ रहा ना, सपोज करो अगर आपका सिलेबस है सेटलमेंट और आप सोच रहे हो सर इसको हम कैसे ओपन करें, सेटलमेंट को, कुछ नहीं करना, गूगल में डालो सेटलमेंट, 2-4-10 चीजें आपको मिलेगी। तो इस तरीके से यूनिट वाइज एक बार चीजों को समझना शुरू करो आप, तब अच्छा मजा आएगा पढ़ने में। मैं आपको बता देता हूं, कुछ बच्चे होते इवन तैयारी कर रहे हैं, ऑप्शनल ले लिया और उनको ये भी नहीं पता कि ऑप्शनल में कितनी यूनिट है। उन यूनिट के अगर नाम भी पूछे जाएंगे ना तो बोलेंगे पता ही नहीं, फिर ऑप्शनल ले क्यों रहे हो आप अगर आपको यूनिट्स के नाम भी नहीं पता। और किस बेस पे तैयार करोगे, मतलब ये सोच रहे हैं हम एक एक यूनिट करते जाएंगे तो हम 20 की 20 यूनिट देख लेंगे, तो 10 महीनों में जाके यूनिट को देखोगे क्या? अगर 8 महीने में अपना ऑप्शनल तैयार कर रहे हो 8 मंथ्स में, तो क्या 8 मंथ्स में जाके आप उन सारी यूनिट से रूबरू होगे? तो बेटर है कि शुरुआत में ही पढ़े। शुरुआत में पूरा सिलेबस रटा रहेगा ऑप्शनल का, तो इंटरलिंकेज अच्छे डेवलप होंगे आपके। इस बात को आप ध्यान रखना। और करंट अफेयर में क्या है, अब एक चीज देखो, आपने तो 8 महीने में चलो अपना ऑप्शनल तैयार किया, लेकिन इस 8 महीने में हो सकता है करंट से, बहुत सारी मैगजीन से बहुत अच्छे गवर्नमेंट रिपोर्ट्स आई नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, वो रिपोर्ट्स आपने मिस कर दी, पढ़ी, लेकिन आप कहाँ नहीं यूज कर पाए उनको, ज्योग्राफी ऑप्शनल में यूज नहीं कर पाए। लेकिन आपसे मतलब वो वाला बच्चा जो नहीं पढ़ रहा सारी की सारी यूनिट का, जिसको नहीं पता, लेकिन आप जैसी मूर्खता एक दूसरा बच्चा नहीं कर रहा, जो अपने सिलेक्शन को लेके, तैयारी को लेके सीरियस है, उसको पता है अच्छा भाई अभी ये रिपोर्ट आ गई, अभी कोई क्लाइमेट पे रिपोर्ट आई, अभी कोई ओशन पे रिपोर्ट आई, अभी नीति आयोग का कोई डेटा आया एग्रीकल्चर पे, वाटर के ऊपर, अभी मंत्रालय ने, किसी मंत्रालय ने कोई स्कीम लॉन्च की है जो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी में काम आ सकती है। लेकिन हमने तो सिलेबस देखा ही नहीं, क्योंकि हम तो ये सोचे थे 8 महीने में जाके हमारा ऑप्शनल खत्म होगा, उसके बाद देखेंगे। नहीं, बाद कभी नहीं होता, जो आज है वही सब कुछ है, उसी में ही सारा जितना फर्टाइल वर्क है उसी में ही करो। एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ अपनी हर सब्जेक्ट की, बात सिर्फ ऑप्शनल की नहीं है, बात जीएस की भी है। सिलेबस सबसे मैंडेटरी है, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, हमेशा ही बोलता हूं, जब तक सिलेक्शन नहीं होता उसी को पूजो, सबसे ज्यादा उसी को पूजना है, वही आपको मुक्ति दिलाएगा। ठीक है, अब बात आगे चलते हैं। तो इसलिए सिलेबस को पढ़ना शुरू कर दो, पीटी का, मेंस का, जीएस का, सब पढ़ो। पढ़ाई के अलावा कुछ और करो ही मत, और कुछ और करना है तो यूपीएससी मत करो, क्योंकि कुछ और के साथ यूपीएससी कभी नहीं होगा। ठीक है, फुल्ली डेडिकेशन है यहाँ तो, पूर्णतः आपको योग दिखाना होगा, भयंकर लेवल। ठीक है ना, योग का मतलब सारी एनर्जी लगा दी आपने एक ही चीज पे, इतना तप करना होगा। तो अब देखते हैं टैगा और साइबेरिया तुल्य जलवायु, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, काफी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार की जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में, याद रखना क्या लिखा है, केवल उत्तरी गोलार्ध में 55 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच, ये स्टेटमेंट आ सकता है कि क्या टैगा केवल उत्तरी गोलार्ध में मिल रही है। ये देखो, ये जीसी लियोंग का स्टेटमेंट है, 55 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलेगी, इसके अंतर्गत
नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, उत्तरी रूस और उत्तरी कनाडा। देखो ये सारी चीजें पढ़ने का मजा तब तक नहीं है, जैसे मैंने बोला नॉर्वे, तो मुझे एग्जैक्ट पता है नॉर्वे की लोकेशन क्या है, तो मेरे माइंड में एकदम से नॉर्वे क्लिक किया। मुझे पता है स्वीडन, एग्जैक्ट पता है मुझे स्वीडन कहाँ है, स्वीडन का बॉर्डर किससे लगता है, उसके दक्षिण में कौन सा सागर है, फिनलैंड कहाँ है, मुझे सब पता है। तो जब तक आपको भी इतनी अच्छी क्लैरिटी नहीं होगी ना, पढ़ने का आनंद नहीं आएगा। तो इसलिए मैपिंग वाली क्लास बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। अगर ज्योग्राफी पढ़ना है विदाउट मैपिंग कैसे पढ़ोगे आप, ये तो बताओ। इसलिए ज्योग्राफी पढ़ाने से पहले मैंने मैपिंग की क्लास कंप्लीट कराई है, पूरी इंडिया और वर्ल्ड मैपिंग, ताकि जब ज्योग्राफी पढ़ाऊं तो सारी चीजें दिमाग में रहे। उत्तरी रूस और उत्तरी कनाडा, तापमान देखो, ग्रीष्म काल की अवधि यहाँ पे कम है, वसंत और पतझड़ ऋतु भी यहाँ पे होती है। स्प्रिंग भी होगा यहाँ पे, पतझड़ ऋतु भी होगी, ऑटम भी होगा। ये देखो टैगा, ये देखिए टैगा क्लाइमेट, ये देखो ये पूरा क्षेत्र है, ये सब टैगा है, ये सब टैगा है, ये सब टैगा का क्षेत्र है। तो देखो उत्तरी गोलार्ध में ही है ये। इस तरह के स्टेटमेंट में कई बार फंस जाते हैं। वर्षा, टैगा प्रदेश में वार्षिक वर्षा का औसत साइबेरिया में 15 इंच से कम, कनाडा में 20 इंच से कम रहता है। जो कोस्टल एरिया रहेंगे और वहां पे अगर आर्द्रता युक्त पावने हैं तो डेफिनेटली वो वर्षा करेगी। शीतकाल में जितनी भी वर्षा होगी वो हिमपात के रूप में होगी, और मॉस्को इसका रिप्रेजेंटेटिव सिटी है। मॉस्को रूस का, रूस में इसकी लोकेशन है। वनस्पति देखो, टैगा प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति शंकुधारी वन है। संपूर्ण प्रदेश के 75% क्षेत्र पे ये उगे हुए हैं। ट्रूस और फर है। देखो यहाँ का क्या है, बायोडाइवर्सिटी याद रखना, एक फैक्ट याद रखना। फैक्ट क्या, कंसेप्ट ही है। जैसे जैसे आप, ये इक्वेटोरियल रीजन है, टेम्परेचर भी ज्यादा, रेनफॉल भी अच्छा खासा। जैसे जैसे टेम्परेचर और रेनफॉल गिरता चला जाएगा, तैसे तैसे उसी के अनुसार बायोडाइवर्सिटी भी रिड्यूस होती चली जाएगी। बायोडाइवर्सिटी के लिए हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल होना जरूरी है, इसीलिए इक्वेटोरियल रीजन्स में दुनिया की सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है। ओके, हॉटस्पॉट मैक्सिमम कौन से है, जो आपके उष्ण, जहां पे तापमान और वर्षा की अच्छी दशाएं है, वो हॉटस्पॉट रीजन्स है वर्ल्ड के। इन वनों में समूर वाले जंतु यानी कि फर वाले जीव जंतु पाए जाते हैं। आगे देखो, ये देख सकते हैं आप, ये कुछ आपकी टैगा वेजिटेशन है। ओके, टैगा वेजिटेशन, ये यहाँ पे लकड़ी उद्योग, मतलब टिम्बर इंडस्ट्री, इमारती लकड़ियां काफी, टिम्बर इंडस्ट्री यहीं पे फेमस हुई है। और लकड़ी का मतलब आपने देखा होगा ना, अक्सर आपने हॉलीवुड की मूवी देखी होगी या कुछ मूवी देखी होगी, अजीब सी एक आरा मशीन सी होती है, उसको हाथ में ही लेके वो काटते चले जाते हैं वृक्षों को, एक जैसे वृक्ष होते हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ सबको काटा। तो टिम्बर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फेमस हुई, यहाँ की लकड़ी मुलायम होती है काफी, वो जिसका फर्नीचर इंडस्ट्री में काफी इस्तेमाल होता है। तो लकड़ी काटने के यहाँ पे लंबरिंग बोलते हैं, लंबरिंग याद रखना। तो आप एक डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन है, सर आपने देखी होगी। ओके, इस तरह की ये वेजिटेशन है यहाँ पे। नेक्स्ट आई टुंड्रा, ये टुंड्रा भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो टुंड्रा मैंने बताया था दो तरह का टुंड्रा होता है, एक आर्कटिक टुंड्रा होता है और एक अल्पाइन टुंड्रा होता है। आर्कटिक टुंड्रा वो है जो आर्कटिक रीजन में, अल्पाइन टुंड्रा वो है जो आपके माउंटेन एरिया में है। तो आर्कटिक और अल्पाइन दोनों जगह मिलती है। तो देखो स्थिति क्या है, टुंड्रा जलवायु 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये समताप रेखा है, समताप रेखा के मध्य के ये प्रदेश है। मतलब 0 डिग्री से 10 डिग्री टेम्परेचर के बीच के क्षेत्र है जहां पे ये टेम्परेचर मिलता है। अक्षांश कौन से है, 55 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य, उत्तरी कनाडा।
ग्रीनलैंड के कोस्टल एरिया, आर्कटिक के तटवर्ती और साइबेरिया इसके अंतर्गत आते हैं। अब तापमान कैसा है? लंबी शीत और कठोर ऋतु है, बहुत छोटी ठंडी ग्रीष्म ऋतु है। टुंड्रा जलवायु की प्रमुख विशेषता है तापांतर बहुत कम होगा, साल भर लगभग ठंडी ठंड है। तो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा कहां से? साल भर ठंडी है तो टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा, घट जाएगा। अधिकांश टुंड्रा में 10 से 12 इंच से कम वर्षा होती है अगर बात वर्षा की करें। ग्रीष्म और जो शरद या पतझड़ ऋतु में अधिकांश वर्षा होती है, चक्रवातीय वर्षा होती है। शीतकाल में जो भी होता है वो हिमपात के रूप में वर्षा होती है। ये टुंड्रा है, ये देखो ये टुंड्रा वेजिटेशन है। छोटी छोटी घास होती है, छोटी बड़े बड़े पेड़ नहीं मिलने वाले आपको। टुंड्रा वेजिटेशन है ये, टुंड्रा वेजिटेशन है ये। ओके, और ओवरऑल हम टुंड्रा क्लाइमेट को पढ़ रहे हैं। तो देखो विशिष्ट तापीय दशाओं के कारण विशिष्ट टुंड्रा वेजिटेशन मिलती है। छोटी छोटी काई मिलती है, सूक्ष्म काई होगी, लाइकेन होगा, मॉस होगा, ये मांस नहीं है, मॉस होगा, शैवाल होंगे, रंग बिरंगे फूल होंगे। छोटे आकार के पौधे ही ग्रीष्म काल में उगते हैं। शीतकाल में तो कंप्लीट यहाँ पे क्या होती है? बर्फ होती है। तो शीतकाल में तो होगा ही नहीं कुछ। 2-3 महीने की हल्की सी थोड़ी बहुत गर्मी आएगी तो छोटी छोटी ये झाड़ियां होती है, यहाँ पे छोटे छोटे घास इस तरह से। तो शीतकाल में तो पूरा टुंड्रा क्या रहता है? हिमाच्छादित रहता है। याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ क्लाइमेटिक रीजन में आपको बता देता हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक रीजन कौन से रहने वाले हैं जो आपको एग्जाम के, वैसे तो सारे ही जरूरी है लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी कौन से? पहला इक्वेटोरियल, विषुवतीय, विषुवत रेखीय, पहला सबसे महत्वपूर्ण। दूसरा सवाना, तीसरा हो गया आपका मॉनसूनी, चौथा हो गया आपका भूमध्य सागर, भूमध्य सागरीय जलवायु। पांचवा आपका हो गया स्टेपी जलवायु। छठा हो गया आपका स्टेपी हो गई। स्टेपी के बाद हम करेंगे यहां पे टैगा। और सातवां हो गया आपका टुंड्रा। ये सबसे ज्यादा मेजर और इंपॉर्टेंट आपके क्लाइमेटिक रीजंस है। बिल्कुल घोट के रट के इनको पी जाना, ये मान के चलना। ये सात तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। मतलब जो क्वेश्चन आएंगे ना, मुझे ये लगता है जब भी क्वेश्चन आएंगे इन्हीं 6-7 से ही आएंगे। तो यहाँ की वेजिटेशन, यहाँ का क्लाइमेट, मतलब तापमान, वर्षा, पवनें कैसी चलती है, क्या कारण है। अच्छा एक और रह गया, मरुस्थलीय, मरुस्थलीय जलवायु और रह गई। आठवां मरुस्थलीय जलवायु, इसको कैसे छोड़ सकते हैं? मरुस्थलीय जलवायु, ये 8 जितने भी क्वेश्चन आएंगे इन 8 से ही आएंगे। मतलब मुझे ये लगता है जब भी आएगा 99% इन 8 से ही आने वाला है। लेकिन हमारे तो 12-13 पढ़ लेना एक बार, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। एक बार रुको पानी पी लेते हैं। ये देखो ये टुंड्रा क्लाइमेट रीजन है, ये टुंड्रा क्लाइमेट रीजन है। बिल्कुल ठंडे शीत प्रदेशों में कभी कभी छोटी छोटी वनस्पति मिल जाएगी आपको, बस वनस्पति के रूप में छोटी छोटी घास, लाइकेन, मॉस, शैवाल, यही मिलने वाले हैं आपको। नेक्स्ट है हिमाच्छादित जलवायु। हिमाच्छादित का मतलब साल भर ही क्या है? हिम है। अगर साल भर बर्फ है तो क्या होगा वहां पे? क्या होगा? अंटार्कटिका में और ग्रीनलैंड में अधिकांश ऐसे ही आते हैं। ये देखो ये पूरा अंटार्कटिका और ये ग्रीनलैंड है। साल भर क्या है? बर्फ ही बर्फ है। अच्छा यहां मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ये ग्रीनलैंड किसके अधिकार क्षेत्र में, कौन सी कंट्री के अधिकार क्षेत्र में है ग्रीनलैंड? ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि ग्रीनलैंड किसके अधिकार क्षेत्र में है। ओके, तो ये हमारी मेजर क्लाइमेट रीजन हो गए। ये देखो, ये देख सकते हैं आप, इसका, इस जाति का नाम बताना मुझे। ये कौन सा जानवर है? इस एनिमल का नाम भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। देखते हैं कितना पता है आपको।
और ये जो बर्फ के मकान हैं इनको क्या कहते हैं? ये जो बर्फ से जो आइस के बने ये होम्स है, ये क्या है? आइस होम को इनको क्या बोलते हैं? ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। बचपन में आपने अक्सर पढ़ा होगा एनसीईआरटीज में, या जिस भी स्टेट बोर्ड के आप बच्चे हो, आपने जरूर नाम पढ़ा होगा। इसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताना। ओके स्टूडेंट्स, बस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि जो स्पेशल क्लासेस है अनअकैडमी पे, वहां पे मैंने वर्ल्ड और इंडिया मैपिंग का कोर्स कंप्लीट करा दिया। एथिक्स केस स्टडीज कंप्लीट है। ये सबसे ज्यादा, आप पीटी नजदीक आ रहा है तो सबसे ज्यादा जरूरत है इसकी। मतलब ये बिल्कुल हॉट टॉपिक है, ये करना ही है, मैंडेटरी है। इसके बिना नहीं होगा काम, ये बात रखना। 4 से 5 क्वेश्चन आपके हाथ से छूट जाएंगे अगर ये इसके साथ आपने जस्टिस नहीं किया। और इसको जब भी पढ़ोगे हाथ में एटलस लेके पढ़ना। एटलस, एटलस में मैं हमेशा ही बोलता हूं जो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको एटलस में रखनी है, एटलस की फर्स्ट प्रायोरिटी है ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस हो, या स्टूडेंट एटलस हो, या स्कूल एटलस हो। देखो आज तो अमेजोन ने सारी चीजें आसान कर दी। अमेजोन फ्लिपकार्ट ने, आप ऑनलाइन ऑर्डर करो, सस्ती भी पड़ेगी और सीधा घर पे भी आ जाएगी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस या स्कूल, वो नहीं मिलती तब लेनी है ओरिएंट ब्लैक स्वान। ये एटलस का नाम है, ये एटलस लेनी है आपको। इन एटलस को लेके ही पढ़ना है आपको मैपिंग की क्लासेस। मेरे पास तो चार चार एटलस है, क्योंकि एटलस कई बार क्या होता है, जो चीज ऑक्सफोर्ड में नहीं है वो ओरिएंट में मिल गई, जो ओरिएंट में नहीं है वो ऑक्सफोर्ड में मिल गई। तो मिनिमम मैं ये कहूंगा ये दोनों एटलस मंगा लेना, 100 150 रुपए की आती है, इतनी महंगी भी नहीं है। लेकिन ये वर्ल्ड और इंडिया मैपिंग आपको कंप्लीट जरूर करनी। जो जो मैं बताता जा रहा हूं, जो जो लिखवाता जा रहा हूं, अपनी उस एटलस पे उसको सर्किल करके उसकी प्रैक्टिस करते चलो साथ के साथ। उसके बाद एसए पे कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। तो जो बच्चे अगर कोई मेंस दे रहे हो या जिसको 2022 को टारगेट करना है, वो इन कोर्स को देखे, केस स्टडी को देखे। मेंस की आंसर राइटिंग पे एक सेशन है। अभी बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं जो यूपी का मेंस लिख रहे हैं। यूपीएससी का तो हो ही चुका था, यूपी का इतने सारे मैसेज आए, उन्होंने इतना थैंक बोला है मुझे आंसर राइटिंग के सेशन के लिए कि सर बहुत ही क्लासिक क्लास ली। आज तक हमें समझ ही नहीं आ पा रहा था, 2 3 4 साल हो गए थे कि किस तरह से मैप डालने हैं। एक आर्ट कैसी हो आंसर राइटिंग की, कहाँ पैराग्राफ चेंज करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, फैक्ट को किस तरह से यूज करना है, वो सब आपको इस क्लास में मिलेगा। बहुत ही उम्दा क्लास है। उसके साथ ही देखो डिजास्टर मैनेजमेंट कंप्लीट हो चुका। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग देख चुके होंगे, जो नहीं देखे वो भी देख लो। क्योंकि देखो एनवायरमेंट इकोलॉजी, क्लाइमेट, ज्योग्राफी, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, और डिजास्टर मैनेजमेंट, तो एक दूसरे को समझने में मदद मिलेगी। सोशल इश्यूज पे 3 लेक्चर आ चुके, बाकी लेक्चर आने वाले दिन में हो जाएंगे। 4 5 लेक्चर और आने, कंप्लीट हो जाएगा, मैक्सिमम इतना ही है। करना क्या है इन सारी क्लासेस को देखने के लिए, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है आपने। ओके, उसको डाउनलोड करने के बाद फिर से बता रहा हूं, यूपीएससी सीएससी जीएस कैटेगरी में आपको सेलेक्ट करना है गोल। वहां पे ऊपर देखोगे ना, लेफ्ट हैंड साइड पे 3 ऐसी लाइन आएगी, इसको क्लिक करोगे, उसमें गोल पूछेगा, तो गोल में आपको सिलेक्ट करना है यूपीएससी सीएससी जीएस। सिलेक्ट करने के बाद आपने कुछ नहीं करना, मेरा नाम सर्च करना है नवीन तंवर। नवीन तंवर सर्च करते ही मेरी फोटो आ जाएगी, ठीक है। उसको आप फॉलो करना शुरू कर देना। और फॉलो करने के टाइम अगर मेरी उसके बाद कोई भी लेक्चर देख रहे हो और कोई कोड मांगा जाता है, तो कोड यूज करना है आपको नवीन 1, ये कोड यूज करना है आपको। तो उसके बाद मेरे सारे कोर्स तक आपकी एक्सेस हो जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये सारे कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, इससे बेनिफिट लीजिए आप। ओके, तो कुल मिला के देखो, जो मेरे आने वाले कोर्स है वो भी बता देता हूँ। इंटरनल सिक्योरिटी है वो आएगा, एनर्जी आएगा, गवर्नेंस आएगा, एग्रीकल्चर आएगा, इंडियन सोसाइटी और उससे जुड़े हुए मुद्दे आएंगे, पर्यावरण पे कोर्स आने वाले हैं, ये हो चुके अभी। आपदा प्रबंधन हो चुका, निबंध हो चुका, एथिक्स केस स्टडी हो चुका, बाकी ये आने वाले टाइम में आते रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले बस यही कहूंगा, प्लस और आइकॉनिक 2 विकल्प है अनअकैडमी को सब्सक्राइब करने के लिए। प्लस 1 महीने से लेकर 3 साल तक का है, लेकिन जब भी लेना है मिनिमम 1 ईयर का लेना है, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये 49,500 ये पड़ेगा आपको 44,550 रुपये में, अगर रेफरल कोड लगाना होगा इस डिस्काउंट के लिए नवीन 1। तो नवीन 1 अगर आप चाहते हो मेरी मेंटरशिप में पढ़ो, मैं आपको समय समय पे स्ट्रेटेजी बताता रहूं, आपको गाइड करता रहूं, तब जरूरी है ये।
सेकंड आइकॉनिक है, यहाँ पे पर्सनल कोच मिलेगा, मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, स्टडी प्लान्स होंगे, पर्सनल फीडबैक मिलेगा, 1 साल 2 साल 3 साल का है। 10% का डिस्काउंट यहाँ भी मिलेगा अगर रेफरल कोड नवीन 1 अप्लाई करते हैं। अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आप अनअकैडमी से तैयार कर सकते हैं, 1 महीने से लेके 3 साल तक का है। जब भी लेना मिनिमम 1 ईयर लेना है। 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर रेफरल कोड नवीन 1 यूज करते हो। मुझे आज लगता है कि अनअकैडमी ने ऐसा कोई सेगमेंट नहीं छोड़ा जहां आपको ऑफलाइन की जरूरत हो, चाहे ऑप्शनल हो, जीएस हो, टेस्ट सीरीज हो, सब कुछ ऑनलाइन है और बेस्ट कंटेंट है। कंटेंट के मामले में आप देख रहे हो सारी फैकल्टीज कितना अच्छा काम कर रही है। ओके, तो आप ऑप्शनल भी तैयार कर सकते हो स्टूडेंट। मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 10% डिस्काउंट और मेरी मेंटरशिप के लिए रेफरल कोड नवीन 1 यूज करना है। और मेरी क्लासेस के पीडीएफ आपको अनअकैडमी_नवीन तंवर, हर स्लाइड के ऊपर मेरा टेलीग्राम चैनल का आईडी है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर क्लास पसंद आई है, ओके, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है स्टूडेंट, लाइक करना है। कोई आपका डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हो। ओके, फिर मिलते हैं।